ये फॉर्मूला कब लगेगा? टॉर्क इक्वल्स टू आई बी ए कॉस थीटा, जब थीटा क्या होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया होगा। और ये थीटा कब लगेगा? थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इस वाली चीज को। एरिया वेक्टर होगा तो साइन थीटा लगा देंगे और सिंपल होगा तो कॉस थीटा लगा देंगे। और फिर इसमें भी एक और चीज आती है, ये तो हम लोगों ने सिर्फ एक टर्न के लिए पढ़ा, मतलब आपके पास सिर्फ एक कॉइल। अगर यहीं पे उस कॉइल के अंदर बहुत सारे वायर्स आ जाएं, मतलब बहुत सारे टर्न्स हो जाएं, तो वहीं पे आपका क्या रहेगा? यहाँ पे एन और लग जाएगा, स्मॉल एन। अब वही वाली चीज, अब ये स्मॉल एन भी आ सकता है, कैपिटल एन भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि आपसे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पूछा गया है या फ्लक्स पर यूनिट वायर पूछा गया, मतलब पर यूनिट राउंड पूछा गया है तो एन लगाएंगे। आप कैपिटल एन ही याद रखो, उसमें क्या लगाएंगे? काउंट करो, कैपिटल एन आई बी है। सिंगल वाला काम निकाल ही चुके हैं, आई बी है। मतलब अगर एक वायर पूछा गया सिर्फ एक राउंड का तो आई बी हो जाएगा। अगर बहुत सारे वायर्स का 10-12 वायर्स पूछे गए हैं तो कैपिटल एन आई बी हो जाएगा। और यहाँ पे एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे कैपिटल एन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एन आई बी ए कॉस थीटा हो जाएगा या एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, नीबा, नीबी, आजकल में मीम्स में आता है नीबा, नीबी। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। हाँ, खाली है। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू एन आई बी ए कॉस थीटा। चलो, ये चीज हो गई आपकी। यहाँ कोई नहीं ना, शाम वाले में उस वाले में कोई, वो दोनों भी मैच है। इकलौता तो ही है, ऑड वन आउट। चल चला गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे समझते ध्यान से। अब यही चीज हमारे आगे यूज करनी है, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वही गैल्वेनोमीटर जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो छोटे से करंट की डिफ्लेक्शन को भी, छोटे से करंट की को भी डिटेक्ट कर सकता है। जो छोटी सी करंट है तो उसको भी डिटेक्ट करता है कौन? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। ये वाली चीज। तो आगे समझते इसी चीज को, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। और अगर बुक भी देखोगे तो इसका पूरा नाम है मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। क्या है मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर? समझते हैं इस चीज को। इसमें कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, बॉक्स टाइप से। इस बॉक्स में स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो, अगर गैल्वेनोमीटर देखोगे बाहर से, अगर बाहर का स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये वो वायर्स होते हैं, मतलब वो पॉइंट टर्मिनल्स बोलते हैं जिसको, जिसमें हमें क्या लगाना होता है? वायर्स को लगाना होता है। सबसे क्या होता है? आपके टर्मिनल्स होते हैं, इसमें हम वायर लगा देते हैं। अगर इसमें करंट आएगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है एकदम सेंटर में, या उधर या इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस टाइप से चलता था। और अगर करंट ऐसे आ रही है, ऐसे निकल रही है, तो ये उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर करंट उल्टी आ रही है तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या होती है? छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर तक इसकी रीडिंग होती है। छोटे से करंट को भी क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह गैल्वेनोमीटर। इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक चलेगा। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज करेंगे और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हम गैल्वेनोमीटर समझ रहे हैं। ये तो बाहर का स्ट्रक्चर है।
अंदर क्या होता है इसके वो देखते हैं। इसी बॉक्स में हमारे पास दो कॉइल लगी हुई होती है, मतलब एक कॉइल लगी होती है इसके अंदर और यहाँ पे होती है मैग्नेट। ठीक है, ये तो क्या है नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे आपकी दो मैग्नेट्स हैं। अब यहाँ पे जो वायर आ रहा है जिसमें करंट आ रही है, उस वायर को हम लोगों ने लिया, उसके ऊपर ऐसे करके लपेट फिर इसको वापस इस पर लाते। हाँ जी, ये चीज़ बताओ समझ में आती है कि नहीं आती? वायर आया, उसको हमने इस पर ऐसे 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 वाउंड किया और वो वाउंड होकर वापस यहाँ आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा रखी है, वही वाली नीडल लगा रखी है। नीडल कुछ ऐसे टेढ़ी सी लगी हुई है, मतलब नीडल ऐसा मानो ये है ना मार्कर, जैसे मेरा मार्कर इस समय लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से नीडल हो। अब अगर ये कॉइल, ये देखो मतलब ये मेरा हाथ है और ये नीडल है। ठीक है, अब अगर कॉइल ऐसे घूमेगी तो नीडल भी घूमेगी। इस टाइप से ये क्या होते हैं, घूमती रहती है। अगर नहीं रुक रही तो एकदम सेंटर में है। अगर ये उस साइड घूमा तो नीडल उधर चली जाएगी, अगर ये इस साइड घूमा तो नीडल इधर घूम जाएगी। बात समझ में आती है? ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग ये नीडल में ऐसे दिखा देता हूँ कि सिंपल, मतलब नीडल क्या है, यहाँ से अटैच है। तो अगर ये घूमेगा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल घूमेगी तो ये नीडल क्या होगी, घूमेगी। ये चीज़ आगे समझते हैं, इसमें आगे क्या, इसके नीचे एक लगा होता है स्प्रिंग। वो स्प्रिंग क्या काम करता है, स्प्रिंग किस तरह से काम करता है, देखो अगर ये कॉइल घूमी, मतलब मान लो करंट आया और निकल गया, तो करंट जब तक आता रहेगा तब तक ये घूमती रहेगी, ऐसा 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 कर घूमती रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूसली टॉर्क लग रहा है इस पर। तो ये क्या होगा, इस टाइप से घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हम तो चाह रहे नीडल बस ऐसे घूमे फिर वापस आ जाए, फिर ऐसे घूमे फिर वापस आ जाए, फिर ऐसे घूमे फिर वापस आ जाए, इस टाइप से चाह रहे थे। तो हम लोगों ने इसीलिए इसके नीचे क्या लगा दिया, स्प्रिंग लगा दिया। इसके नीचे क्या लगा दिया, हम लोगों ने स्प्रिंग लगाया। ठीक है, इस स्प्रिंग के लगाने से होगा क्या, जैसे घूमेगा तो मान लो ये घूमा, इस टाइप से घूमा, फिर स्प्रिंग ने क्या कर दिया, इसको वापस ले आया। स्प्रिंग इसको ज्यादा घूमने भी नहीं देता और स्प्रिंग क्या करता है, उसको वापस भी ले आता है। और मेन काम यहाँ पे आज स्प्रिंग का ही पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आके क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्प्रिंग का काम पढ़ेंगे हम लोग। मतलब ये कॉइल घूम किसकी वजह से रही है, करंट की वजह से। जितना ज्यादा करंट आएगा ये उतना ज्यादा घूमेगी, ये चीज समझ में आती है। जितना कम करंट आएगा ये उतना कम घूमेगी, और उसको वापस कौन लाएगा, स्प्रिंग लाएगा। बात समझ में आती है। और हम लोग इस स्प्रिंग को ऐसा लेते हैं कि भैया स्प्रिंग का जो टॉर्क है, टॉर्क मतलब घुमाने वाला, वापस घुमाने वाला, स्प्रिंग के टॉर्क को बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब क्या होता है, ऐसा टॉर्क जो उसको रीस्टोर कर दे, उसको अपने पोजीशन पे वापस ला दे। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, वो जो गैल्वेनोमीटर का जो टॉर्क होता है उसको क्या कर सकता है, ये बैलेंस कर देता है। उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। मतलब अगर 40 न्यूटन मीटर से ऐसे घूम रहा है तो ये टॉर्क भी कितना लगेगा, 40 न्यूटन मीटर का ही लगाएगा। तो इसको क्या कर देगा, वापस ले आएगा। ये इस टाइप से चलता है। ठीक है, अब और समझते हैं ध्यान से। अब मैंने बोला कि ये जो करंट आ रहा था, मान लो अभी इस समय कितना करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है इसका कितना करंट जा रहा है, आई। तो इस पे जो मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वो लगेगा N I B A साइन थीटा। अभी साइन थीटा वाला फॉर्मूला दे रहे हैं, बात समझ में आती है।
कितना फॉर्मूला लगेगा, NIA sin थीटा। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि अगर सुनना ध्यान से देखो, ये प्लेट मान लो घूम रही थी, मान लो यही चीज थी, ये क्या था, ये घूम रहा था, इस तरह से करके घूम रहा था। मैं चाह रहा हूँ पूरा ना घूमे, ऐसे ना घूमे, तो फिर ऐसे घूमे, ऐसे घूमे रुक जाए, ऐसे घूमे रुक जाए, ऐसे घूमे रुक जाए, मतलब ये पूरा ना घूमे, ये थोड़ा थोड़ा घूमे। मतलब अगर आप ये निडल देख रहे हो, ये मेरी फिंगर जो ये क्या है, इसमें निडल है, ठीक है, तो मैंने इसको घुमाया। अब मैं चाह रहा हूँ पूरा ना घूमे, क्योंकि अगर पूरा घूम गया तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आधे घूमे। ज्यादा करंट आए तो इतना घूम जाए, कम करंट आए तो इतना घूमे, और कम करंट आए तो इतना घूमे। मतलब इसका जो घूमना है तो पूरा ना होके थोड़ा सा ही घूमे। देखो छोटी सी चीज हमें यहाँ पे कहूँगा, मैंने 1 एम्पियर का करंट दिया, सुना था मैंने क्या दिया, 1 एम्पियर का करंट। तो 1 एम्पियर का करंट अगर स्प्रिंग ना लगा हुआ हो तो 1 एम्पियर का करंट धीरे धीरे करके घूमेगा घूमेगा और घूमता ही रह जाएगा, क्या करेगा, घूमता रह जाएगा। तो हमें रीडिंग में पता चल जाएगी कि 1 एम्पियर है, कि 2 एम्पियर है या 4 एम्पियर है, क्योंकि ये तो घूम ही रहा है। 1 एम्पियर का करंट भी घुमाएगा इसको, 2 एम्पियर का करंट भी घुमा सकता है इसको, 0.5 एम्पियर का करंट भी घुमा सकता है। मतलब कितनी भी करंट आए, चाहे छोटी करंट आए या बड़ी करंट आएगी, तो हर समय क्या चलेगा, घूमेगा। ये कॉइल का क्या जाएगा, घूम जाएगी। लेकिन हमें ये चेक करना है कि अगर कम करंट आए तो थोड़ा सा घूमे, ज्यादा करंट आए तो थोड़ा ज्यादा घूम जाए, थोड़ा और ज्यादा करंट है तो थोड़ा और ज्यादा घूम जाए। मतलब पूरा चक्कर ना लगा पाए। 1 एम्पियर का करंट आया, मैंने बोला तो इतनी घूम जाए, 1 एम्पियर का करंट आए तो मान लो इतनी घूम जाए, ठीक है। 2 एम्पियर का करंट है तो इतनी घूम जाए, 3 एम्पियर का करंट है तो इतनी घूम जाए। फिर 3 एम्पियर का करंट अगर दे रखा है ना, तो इससे ज्यादा फिर घूमे ना, ये कहीं पे अटक जाए। मतलब 1 एम्पियर का करंट है तो यहाँ तक आ गए। अब 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर है, अभी भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी और ना हो, मैं बस यहीं तक रुकी रहे। इसी तरह से 2 एम्पियर का करंट दिया तो मैं चाह रहा हूँ ये बस यहाँ तक रुक जाए, इससे ज्यादा ना हो। मतलब इसके मोशन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 1 एम्पियर तक ही इतनी ही घूमनी चाहिए, 2 एम्पियर तक इतनी घूमनी चाहिए, 3 एम्पियर तक इतनी घूमनी चाहिए। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। और वो रेस्ट्रिक्शन कैसे किया हम लोगों ने, इस वाली स्प्रिंग से। बात समझ में आती है, मतलब ये स्प्रिंग यही काम कर रहा है, इसके मोशन को रोकने के लिए काम कर रहा है। एक तो रोक रहा है कि मतलब पूरा ना घूमे, और दूसरा क्या काम कर रहा है कि भैया इसको वापस ले आओ। जब हमने करंट हटा दिया तो निडल एकदम सेंटर में आ जाए वापस। तो इसके दो काम है। तो किसी भी करंट के लिए, यहाँ पे देखना आप लोग, किसी भी करंट के लिए इसका टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे देखो मैंने क्या बोला, किसी भी करंट के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, इस पूरी चीज में आई वेरिएबल है, इस पूरी चीज में क्या है वेरिएबल आई। एक तो आई वेरिएबल था, साइन थीटा वेरिएबल था, साइन थीटा की बात करें। पूरी चीज में क्या वेरिएबल है, आई। अब ये जो आई है ना, हाँ, ये आई क्या काम करेगा, ये मैग्नेटिक जो स्प्रिंग का टॉर्क है, मतलब इस करंट की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर का टॉर्क इसमें आ रहा है, इसमें 1 एम्पियर का टॉर्क है तो 1 एम्पियर का टॉर्क इसके टॉर्क से बैलेंस हो जाए। 3 एम्पियर का टॉर्क लाया इसके अंदर तो उसका टॉर्क इससे बैलेंस हो जाए। मतलब हर बार इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तभी तो देखो टॉर्क क्या घुमाने वाला, अगर दो चीजें एक चीज, मतलब मैंने बोला मेरे हाथ को एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एक फोर्स है जो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब एक टॉर्क है जो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और एक टॉर्क है जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मैंने बोला दोनों इक्वल हो गए, तब ये ना इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा। ये चीज समझ में आती है। मूवमेंट स्प्रिंग की वजह से क्या नहीं, ये मूवमेंट स्प्रिंग की जगह से है क्या, ये मूवमेंट स्प्रिंग की वजह से। उज्ज्वल मैंने ध्यान नहीं किया था पहले कमेंट तुम्हारा,
मैंने, कौन सा मूवमेंट था? मतलब हाँ उज्ज्वल, एक मिनट माइक ऑन करके पूछ लो, क्या पूछ रहे थे? हाँ, निडल वापस आने का मूवमेंट स्प्रिंग की वजह से था, बिल्कुल। जो स्प्रिंग निडल वापस आ रही थी सेंटर पे, वो किसकी वजह था? स्प्रिंग की वजह से। तो स्प्रिंग क्या कर रहा था? निडल को वापस भी ला रहा था। स्प्रिंग दूसरा काम क्या कर रहा था? स्प्रिंग उसके मूवमेंट को इतना ही रोक रहा था। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला टाउ स्प्रिंग और टाउ मैग्नेटिक सेम हो गए। देखो करंट जीरो, ऐसा समझना था आपसे, करंट जीरो है तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। लेकिन करंट की वैल्यू अगर बढ़ गई तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ी, और जब इस टॉर्क की वैल्यू इस स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर आ जाएगी तभी घूमना बंद कर देगा। क्या चीज नैन्सी? अच्छा, स्प्रिंग की वजह से। देखो बचपन में तुमने वो कार देखी होगी, चाबी घुमाने वाली कार, कुछ 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 कुछ, जिसमें चाबी बजाते थे, कुट 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 कुट, अभी चलता था। कोई बार स्प्रिंग लगा होता है उसमें, टॉर्जन स्प्रिंग बोलते हैं उसको। कौन सा बोलते हैं? टॉर्जन स्प्रिंग। हम उसको घुमाएंगे और जब छोड़ते हैं तो स्प्रिंग वापस आ जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, चार्ट पेपर होता है, चार्ट पेपर गोल गोल घुमाते हैं हम उसको, ठीक है? मान लो अगर ये आपका ये है चार्ट पेपर, इस टाइप से आपने गोल गोल घुमाया, नहीं गोल नहीं घुमाना, पूरा नहीं घुमाना इसको। ये तो मैं बता था, मतलब अगर ये प्लेट है तो ये प्लेट सिर्फ इतनी घूमे, इससे ज्यादा ना घूमे। बात समझ में? ये प्लेट है, ये पूरी नहीं घूमनी चाहिए। अभी अगर इस हाँ अगर स्प्रिंग नहीं होता तो गोल गोल घूमती रहती। लेकिन अगर स्प्रिंग आ गया तो स्प्रिंग ने क्या काम किया? स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ था, ये ऐसे समझना। देखो ये आपका चार्ट पेपर होता है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके अंदर से, मतलब ये वाली लेयर ऐसे करके हम घुमाते हैं, घुमा रहे हैं इस टाइप से। हम छोटे के ऑफिस हम छोड़ते हैं तो ये वापस आ जाता है। हमने इसको स्प्रिंग को चार्ट पेपर लिया और चार्ट पेपर को हम ऐसे करके घुमा रहे हैं, ये घुमाया और जब छोड़ा तो ये वापस आ गया। बात समझ में आ गया? तो हमने इसको थोड़ा सा घुमाया, ऐसे घुमाया और छोड़ा, वापस आ गया। तो ये वाला जो स्प्रिंग होता है इसको बोलता है टॉर्जन स्प्रिंग। यही गाड़ी में लगा होता है, उसको हम मतलब जो बचपन में चाबी वाली गाड़ियाँ होती हैं, खिलौने होते हैं, उसको हमने घुमाया ऐसे करके फिर वापस आ गया, घुमाया वापस आ गया। तो ये इतना टाइट स्प्रिंग होता है, मतलब ऐसा स्प्रिंग होता है कि ये इसको ज़्यादा घूमने नहीं देता। अगर मान लो मैं इसी को घुमाना चाहूँ, मैं घुमा रहा हूँ स्प्रिंग को और मेरा फोर्स इसके फोर्स के बराबर आ गया, बात समझ में आ रही है? तब ये ना ही अभी कहीं नहीं घूम पाएगा। जब तक मेरा फोर्स ज़्यादा है तब तक ये घूमेगा। अब जब मेरा फोर्स बराबर हो गया इसके फोर्स के, तब ये क्या होगा? घूमना बंद हो जाएगा। बात समझ में आती है? ये चीज़ समझ में आई थी नहीं? मतलब जब तक मेरा फोर्स ज़्यादा है तब तक ये घूमेगा, जैसे मेरा फोर्स इसके फोर्स तक पहुंचा तब इसने घूमना बंद कर दिया। वही चीज़ मैं बता रहा था, मतलब टाउ स्प्रिंग का फोर्स और जो मेरा फोर्स था जो मैं घुमा रहा था वो एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स है। और जो मैग्नेटिक का फोर्स है, जब ये फोर्स और ये फोर्स, मतलब ये टॉर्क और ये टॉर्क जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका मूवमेंट वहीं रुक जाएगा। फिर हमने करंट बंद करी, जब हमने करंट बंद करी तो टॉर्क इसका तो जीरो हो गया, मैग्नेटिक टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन स्प्रिंग के अंदर अभी भी टॉर्क था तो वापस ले आया उसको, क्योंकि स्प्रिंग उसको उल्टा घुमाना चाह रहा था। मतलब एक चीज, मैग्नेट तो उसको ऐसे घुमा के लेके गई, लेकिन स्प्रिंग क्या था? स्प्रिंग उल्टी डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा था। तो जब ये ऐसे घुमा, अब मैंने बोला स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेट का टॉर्क बराबर हो गया, अब ये और नहीं घूम पाएगा। अब मैंने करंट कर दी बंद, तो करंट बंद करने की वजह से जो इधर मोशन था, इस डायरेक्शन में जो मोशन जा रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा, सिर्फ स्प्रिंग का मोशन रहेगा। स्प्रिंग किस तरफ लाना चाह रहा है? इसको इधर, तो स्प्रिंग इसको वापस ले आएगा।
जब तक मेरा फोर्स ज्यादा है, मतलब मैग्नेट का टॉर्क ज्यादा है, उसने घुमाया, वो घुमाना शुरू कर रहा था, जैसे ही वो स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर पहुंचा उसने अपना मूवमेंट को रोक दिया, फिर मैग्नेट का टॉर्क बंद हो गया, करंट बंद हो गई, तो स्प्रिंग ने क्या काम किया, अब इसको वापस ले आया। स्प्रिंग हमेशा, ऐसा मानो स्प्रिंग हमेशा, ये अगर हाथ है तो स्प्रिंग हमेशा इस साइड खींचना चाह रहा है और मैग्नेट इस साइड लाना चाह गया। अभी मैग्नेट ज्यादा था, स्प्रिंग कम था, तो ऐसे घुमा। अब स्प्रिंग ज्यादा है, मैग्नेट कम है, तो ऐसे वो घूम जाएगा। ये था मोशन। अभी कुछ समझ में आया या नहीं आया? हाँ नैन्सी तुम बताओ, आर्यन? ठीक है, तो ये चीज थी, मतलब ये हर समय जो स्प्रिंग का टॉर्क है कि तब तक घूमेगा जब तक स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क क्या ना हो जाए, बराबर बराबर ना हो जाए। स्प्रिंग का टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क यानी टॉर्क टाउ मैग्नेटिक, ये क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ये तब तक घूमेगा। क्या चीज? स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो जीरो था, जब तक हमने करंट दिया नहीं था तब तो जीरो था। जब हमने करंट दिया तो स्प्रिंग का टॉर्क तो कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन करंट की वजह से मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा था। और स्प्रिंग का टॉर्क भी पता है कैसे लगता है? देखो स्प्रिंग का फोर्स कुछ ऐसा ही है, ऐसे समझ सकते हो आप। एक में समझो ध्यान से इस वाली चीज को, स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है वो वेरिएबल टाइप का होता है। स्प्रिंग का टॉर्क कैसा होता है, मतलब मान लो ये स्प्रिंग था, नॉर्मल स्प्रिंग था, इसको ऐसे समझना है, अच्छी चीज है। अभी अगर नॉर्मल स्प्रिंग है तो इस केस में क्या होगा, ये कितना फोर्स लगा रहा है, अभी जीरो फोर्स लगा रहा है, अभी क्या कर रहा है, जीरो फोर्स लगा रहा है। अब मैंने क्या काम किया, मैंने इधर से धक्का लगाया, मैंने इसको क्या किया, इधर से फोर्स लगाया, ऐसे करके दबाया, तो मैं इसको तब तक दबा पाऊंगा जब तक मेरा फोर्स स्प्रिंग के फोर्स से ज्यादा है। और स्प्रिंग का फोर्स आप लोगों को मालूम है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। F की वैल्यू क्या होती है, F = kx होता है, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स। मतलब अभी मैंने क्या लगाया, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इस तरह, तो स्प्रिंग ने भी क्या, ये क्या हो गया, 1 न्यूटन की फोर्स की यहाँ पहुंच गई डंडी, तो स्प्रिंग में भी कितना फोर्स आ गया, 1 न्यूटन। अब मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये डंडी कहाँ पहुंच गई, तो अब स्प्रिंग ने इस समय यहाँ पे, जब स्प्रिंग इतना दब जाएगा तो मेरे हाथ का फोर्स लगेगा, कितने लगेगा, और मेरे हाथ का जो फोर्स लगेगा वो कितने लगेगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैंने 3 न्यूटन का किया तो ये यहाँ तक आ गया। मतलब मैं जितना फोर्स लगाता रहूंगा कि तब तक दबता रहेगा, तब तक दबता रहेगा, तब तक दबता रहेगा, जब तक इसका फोर्स मेरे फोर्स के बराबर ना हो जाए। क्योंकि मैं जैसे जैसे स्प्रिंग को दबाता रहता हूँ, उसका फोर्स बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और मैं तब तक दबा पाऊंगा जब तक स्प्रिंग का फोर्स और मेरा फोर्स बराबर ना हो। तो मेरा फोर्स तो हमेशा ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे मैं दबाता हूँ स्प्रिंग का फोर्स भी बढ़ के मेरे बराबर हो जाता है। तो ये वाली चीज़ तो कांस्टेंट थी, ये वाली चीज़ क्या थी, कांस्टेंट थी। मतलब अगर मैंने एक बार इसमें 5 एम्पीयर का करंट दिया, ऐसे समझना आप, देखो मैंने कहा 5 एम्पीयर का करंट दिया इस समय, तो टाउ मैग्नेटिक कितना हो गया, मान लो 40 न्यूटन मीटर का हो गया, टाउ मैग्नेटिक कितना हो गया, 40 न्यूटन मीटर का हो गया। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा थी, मतलब ये वाली चीज, मैग्नेट इसको इधर घुमा रहा था ना, मैग्नेट इसको घुमाया 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 घुमाया, और जैसे जैसे घुमा रहा है स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ता जा रहा है। जब ये तब तक घुमाता रहेगा, भैया सब मिक्स हो गया, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, फिर अभी बस 1 मिनट रुको, ये चीज समझो। अब ऐसे समझना चाहिए, मान लो ये इसको, इस हाथ को, ये मेरा हाथ है, ये कॉइल है सब,
कॉइल इधर अगर घूम रही है या नेडल अगर इधर घूम रही है तो किसकी वजह से घूम रही है? मैग्नेट की वजह से घूम रही है। ऐसे समझना है। और इस पे मैंने एक स्प्रिंग भी लगा रखा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, इलास्टिक ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या करी, रबर बैंड लगा दी। मैं इसको घुमा रहा हूँ, रबर बैंड लगा रखी है। अभी रबर बैंड पे 0 फोर्स लगा है, इस समय रबर बैंड पे क्या लग रहा है? 0 फोर्स लगा है। मैं इसको ऐसे खींचा, रबर बैंड का फोर्स बढ़ा, मैंने और खींचा, रबर बैंड का और फोर्स बढ़ा, मैंने और खींचा, रबर बैंड का और फोर्स बढ़ा। बात समझ में आती है? इतनी चीज समझ में आई? मतलब मैं जैसे जैसे ऐसे खींचूंगा रबर बैंड का फोर्स बढ़ेगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और रबर बैंड का स्प्रिंग बात एक ही है। ये चीज समझ में आई? अब आगे समझो। मैंने बोला मैं इसको 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ। मेरा हाथ कितने फोर्स से खींच रहा है? 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन से मैं अगर इतना खींचा तो होगा क्या? मैं तब तक खींच पाऊंगा जब तक मेरा 5 न्यूटन और स्प्रिंग का 5 न्यूटन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। स्प्रिंग अगर इतना सा घूमा तो 2 न्यूटन हुआ, इतना घूमा तो स्प्रिंग का 3 न्यूटन। मेरे हाथ पे फोर्स कितना है? 5 न्यूटन लग रहा है अभी भी। मतलब मैं कितना फोर्स लगा हूँ? 5 न्यूटन। लेकिन मैंने इतना घुमाया तो 2 न्यूटन लगा स्प्रिंग पे, इतना घुमाया तो स्प्रिंग पे 3 न्यूटन लगा, और खींचा तो स्प्रिंग पे 4 न्यूटन लगा, और खींचा तो स्प्रिंग पे 5 न्यूटन लगा। अब स्प्रिंग कितने की फोर्स से खींच रहा है मुझे? 5 न्यूटन। और मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 5 न्यूटन। तो क्या आगे जा पाएगा? अब स्प्रिंग भी 5 न्यूटन से उधर खींच रहा है, मैं उधर से 5 न्यूटन खींच रहा हूँ। अब ये स्टेबल हो गया। हाँ, ये बताओ चीज सर मैं नहीं। नैन्सी, उज्जवल, फिर से समझेंगे। एक बार देखो, अभी हमारे पास क्या था? ये आपका ये कॉइल थी, हाँ ये कॉइल थी, और कॉइल क्या कर रही थी? करंट आने की वजह से कॉइल घूम रही थी। करंट आने की वजह से कॉइल क्या चाह रही थी? घूमना चाह रही थी। अब करंट की वजह से जो कॉइल घूमना चाह रही है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो है करंट पे। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। अब मैंने अगर इसके अंदर 5 एम्पेयर का करंट फीड किया तो टॉर्क मैग्नेटिक तो 5 एम्पेयर के हिसाब से फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है, एकदम कांस्टेंट हो चुका है। मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो गया? एकदम कांस्टेंट। मतलब इससे वो कितना टॉर्क लगा पा रहा है? 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा पा रहा है। मैं टॉर्क को बीच में फोर्स बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मतलब 5 एम्पेयर की वजह से ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और 40 न्यूटन की वजह से ऐसे घूमना चाह रहा था। मतलब यही चीज है, ठीक है? ये जो ये चीज है, मैग्नेट क्या कर रही है इसको? तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया? मैं तरफ से देखूं, एक मिनट भैया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना? बताना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, तो अब समझना, अब समझना, मैंने इसके अंदर 5 एम्पेयर का करंट दिया, उसकी वजह से इस पे घूमने वाला फोर्स लगा 40 का, ऐसे। स्प्रिंग ने क्या काम किया? स्प्रिंग इसके पीछे लगा हुआ था, और स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग जितना खींचता है वो उतना फोर्स उसका बढ़ता रहता है। स्प्रिंग में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतना, हाँ बोलो, हाँ ऐसे भी समझ लो, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बोला इसने।
है ना। अब एक बार आप इसको गोल घूमने वाला मोशन और देख लो बस, अब वो तो लीनियर मोशन है, ये वाला मोशन क्या है, लीनियर मोशन है, ऐसे ऐसे करके, लेकिन एक्चुअली में अब हम क्या करें, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो अब करंट की वजह से ये 40 न्यूटन ऐसे घूमेगा। अभी जैसे घूमेगा इसका जो स्प्रिंग है वो उसके अंदर फोर्स बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग में यही तो होता है, अगर मैं इसको ऐसे मोशन दे रहा हूँ तो मुझे पीछे धक्का देगा, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ तो मुझे अंदर धक्का देगा, वही चीज है। अगर स्प्रिंग को मैं ऐसे कर रहा हूँ तो पीछे आएगा। बात समझ आ रही है। तो अगर मैंने इस पे करंट दिया, इस सिस्टम में पूरा मैंने करंट दिया 40 न्यूटन का, मतलब 5 एम्पीयर का करंट दिया, तो इस कॉइल में मैग्नेट का टॉर्क कितना हो गया, 40 न्यूटन का टॉर्क हो गया। तो ये घूमना शुरू किया। अभी तब तक घूमेगा जब तक स्प्रिंग का टॉर्क 40 ना पहुंच जाए। जैसे स्प्रिंग का टॉर्क भी 40 पहुंच गया, ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट, और ये दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए। ये चीज है। हाँ नैन्सी, अब बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया, और भैया बाकी लोगों को। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे वेरिएबल है टाउ स्प्रिंग, मतलब मान सकते हो, और वो तब तक वेरिएबल है जब तक इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, अब ये है, अब एक नया फॉर्मूला देखो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स फॉर अ स्प्रिंग इज गिवन बाय F इक्वल्स टू kx। ये शायद आपको फॉर्मूला याद हो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स, 11 का। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, x मींस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना फोर्स। अब इसी चीज को हम सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्स का सर्कुलर मोशन में जो वो आता है वेरिएबल, मतलब क्वांटिटी, उसको बोलते हैं टॉर्क। बात समझ में आती है। फोर्स तो लीनियर मोशन है, ऐसे ऐसे करके, और जो गोल घूमने वाला फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो गोल घूमने वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे शो करते हैं, थीटा से। और यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट g। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू g थीटा, सॉरी जी नहीं, यहाँ पे के, जी तो भी आ गया है, जी नहीं यहाँ पे के है, ये वाला के, टॉर्जन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या के, टॉर्जन कांस्टेंट। जैसे यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट था, ऐसे यहाँ पे क्या है, टॉर्जन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग पतला सा है या मोटा है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल क्या है उसका। और हम लोग स्प्रिंग ज्यादातर कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का करना है तो क्वार्ट्ज। हमेशा ध्यान रखना, स्प्रिंग के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो क्या यूज होता है, क्वार्ट्ज, QUART। यहाँ देखनी चाहिए, देखो एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है, अरे नहीं, बस लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, ठीक है। तो टॉर्क का, अरे तो यही होता है, बाहर करके आते रहोगे तो सही हो जाता है। पानी पियो आप लोग मुझे। हाँ भैया सुनो, देखो भैया, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, k थीटा। तो अब ये जो स्प्रिंग का टॉर्क है और जो ये वाला टॉर्क है, ये क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। यार थीटा क्या है वो समझते हैं। हाँ भैया आ रहे, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस ये बताया कि कांस्टेंट है। हाँ बस अरे सुन, जैसे k है, k क्या कांस्टेंट है, k की वैल्यू तो फिक्स है, k स्प्रिंग पे स्प्रिंग का वेरिएबल मतलब कांस्टेंट फैक्टर होता है। और थीटा क्या है, कितना मैं घुमा रहा हूँ। टॉर्जन स्प्रिंग मतलब कैसा होता है, टॉर्जन स्प्रिंग ऐसा होता है, टॉर्जन स्प्रिंग एकदम ऐसा होता है। ये वाली कॉइल वाली चीज। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा, देख लो, अगर इस वाली चीज को मैं ऐसे करके घुमाऊंगा तो वापस घूम जाएगा,
मतलब मैं इसको घुमा घुमा के घुमा, ये चार्ट पेपर ही है, जैसे चार्ट पेपर होता है ना, चार्ट पेपर आप रोल करते हो तो अगर इतना मोटा रोल बन जाता है तो आप उसको अंदर उंगली डाल के ऐसे करके घुमाते हो, वही वाली चीज है। इसको हमने घुमाया, अगर छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा, घुमाया तो वापस आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे कुछ ऐसे ही लगी हुई है, मतलब ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल में ऐसे 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 करके, मतलब ये ऐसे ऐसे करके तो स्प्रिंग है, और कॉइल यहाँ है, तो अगर घूमेगा ऐसे करके तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी स्प्रिंग। ठीक है, ये भी सर में। और मैंने बोला ये तब तक घूमेगा जब तक मैग्नेटिक टॉर्क, जो 5 एम्पीयर के पे जो करंट की वजह से टॉर्क लग रहा है, और जो स्प्रिंग का टॉर्क है, वो दोनों क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो वही है। हाँ बोलो। नहीं पूरी नहीं, स्प्रिंग को भी पूरा नहीं घुमाया, स्प्रिंग भी सिर्फ ये रेड मार्कर से दिखा रहा है, स्प्रिंग भी पूरा नहीं घूम पाएगा, ये टाइट स्प्रिंग है, ये थोड़ा सा ही घूमेगा ऐसे, बस इतना। वो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, बस एक मिनट, मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैं ऐसा तो इसको घुमाने लगता हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा घुमा के, पूरा नहीं घूमेगा, घूमेगा इतना सा छोटा सा। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली में के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक क्या चीज करंट का, तो हर आप समझना ध्यान से, गैल्वेनोमीटर अलग अलग रीडिंग के होते हैं। इसकी रीडिंग होगी 0.1 मिली माइक्रो एम्पियर से लेके 0.5 माइक्रो एम्पियर तक का, तो उसमें स्प्रिंग अलग लगा होगा। एक गैल्वेनोमीटर अलग होगा जिसमें 0.5 माइक्रोमीटर से लेके माइक्रो एम्पियर से लेके 1 मिली एम्पियर तक का होगा, तो उसका स्प्रिंग अलग होगा। हर गैल्वेनोमीटर की रेंज होती है, और वो रेंज मेगा और माइक्रो में से मेगा बड़ा होता है। क्या चीज, मेगा केजी वाली साइड जाता है, केजी के 3 फैक्टर। चल मैं 9th क्लास वाले फॉरवर्ड, 9th क्लास वाले में दे रखा है मैंने, जो 9th क्लास के नोट्स भेजे हैं उसमें है, उसके में देख लेना है। हाँ नहीं तो अभी मैं अलग से सेंड करूँगा। हाँ नैन्सी, तुम्हें समझ में आया, हम स्प्रिंग को पूरा नहीं घुमा रहे हैं। हाँ वही लेफ्ट, मतलब लेफ्ट मान सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग लेफ्ट उधर लगता है लोग, ये चीज समझ में। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ हर करंट का अलग अलग होगा। ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो मैंने 5 मिली एम्पियर तक के लिए कर रखा है, तो उसका स्प्रिंग मैं हल्के वाला रखूंगा। बात समझ में आती है, इस टाइप से, मतलब ये वाला टॉर्क करंट पे डिपेंड कर रहा था। अगर मान लो मैंने इसके अंदर 50 एम्पियर करंट दे दी, कितनी देगी, 50 एम्पियर करंट दे दी, तो ये तो पूरा घूम जाएगा, स्प्रिंग रोक ही नहीं पाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। तब इसके अंदर 50 एम्पियर नहीं लगा सकते। इसकी मैं लिमिट दिखा सकता हूँ कि भाई इसकी लिमिट इतने से इतनी रहेगी, इससे ज्यादा वाले पे आप यूज मत करना इसको। ये स्प्रिंग हम नहीं घुमा रहे, स्प्रिंग मतलब हमारे करंट की वजह से स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग घूमेगा, हाँ तो वो हमारे करंट की वजह से स्प्रिंग घूम रहा है, ऐसा बोलते हैं। अब मैंने यही चीज जब यहाँ पे लगाई, टॉर्क स्प्रिंग कितना हो गया, के थीटा which is equal to n I b a, हाँ जी साइन टी, पास में आती बात समझ आती, ये हो गया आपको पूरा फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि आई हमारा करंट और ये थीटा कैसे कैसे डिपेंड करता है। मतलब जो मेरे क्वेश्चन में
तो मेरे क्वेश्चन में जो मैं आई दे रहा हूँ वो थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा, वो चीज मुझे यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो अब एक चीज, अब बस इतना ही फॉर्मूला मैं अपने आगे यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे तो ये पे मैंने लिखा के थीटा इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। उसका दिया कैपिटल कर ये बात समझ में आती है। अब मैंने बोला यहाँ पे कांस्टेंट क्या है इस पूरे गैल्वेनोमीटर के लिए। अगर मैंने गैल्वेनोमीटर एक डिजाइन कर दिया, पूरा डिजाइन कर रखा है, तो उसमें कांस्टेंट क्या क्या होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। स्प्रिंग तो मेरा सेम है, अगर मैंने एक बार बना दिया तो स्प्रिंग इसके अंदर सेम रहेगा, यानी के कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल वो भी फिक्स है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ वो भी कांस्टेंट है। एरिया, ये वाला एरिया ये कांस्टेंट। तो ये सब ये यहाँ कांस्टेंट है। साइन थीटा कहाँ जाता है, साइन थीटा भी तो साइन है। हाँ, तो साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए उस पर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ के एन बी ए बोला है। साइन थीटा कहाँ जाता है वही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे साइन हमेशा 90 होता है। ये वाला जो थीटा होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 होता है। ठीक है, क्यों होता है, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें एक सर्कुलर मैग्नेटिक। ठीक है, ये वाली चीज साइन यहाँ पे 90 क्यों चला गया वो मैं आराम से बता दूंगा कल को, अभी एक मिनट होता है। बस इसमें ये होता है कि एक्चुअली इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं जाती मैग्नेट की, ये हमेशा ऐसे घूम घूम के जाती है। इस तरह से होता है कि ये हर समय कॉइल को मैं कैसी पोजीशन में रख दूं, इसकी कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे 90 डिग्री बना। तो यहाँ पे हम लोग साइन 90 कर देता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये थीटा और ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, ये थीटा ये है, निडल कितना घूम रही है, ये वाला जो थीटा है ये किसका है, स्प्रिंग कितना घूम रहा है, निडल कितना घूम रही है। और यहाँ पे जो एंगल था वो इसका एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, मैग्नेटिक एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल था। ठीक है, तो ये वाला थीटा ही 90 हुआ है, ये वाला 90 नहीं हुआ, इसको तो हम लोग देखना है ये डिफ्लेक्शन कितना है। ठीक है भैया, ये एक मिनट बताओ, ये इस थीटा और इस थीटा में समझ में आके डिफरेंस या नहीं समझ में, या सुनो करके एक बार ये बता दो। ये वाला थीटा जो था और ये वाला थीटा वो अलग अलग थे। ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का थीटा था 90 डिग्री, और ये वाला जो थीटा है ये है कि निडल कितना घूम रही है या फिर स्प्रिंग कितना घूम रहा है, इस चीज का था। हाँ, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर पूरा लिखें एन कैपिटल बी ए अपॉन ए, तो ये सारी चीज क्या है कांस्टेंट, तो थीटा इक्वल्स टू जी आई। मतलब तो निडल का डिफ्लेक्शन है। अब एक बात, पहले से वो चीज समझ में नहीं आई क्या, थीटा वाली चीज उज्जवल,
हाँ, अभी हमने क्या बोला, थीटा इक्वल टू जी, और जी क्या हो जाता है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मतलब ये एक गैल्वेनोमीटर के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हर गैल्वेनोमीटर के लिए जी की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अगर एक गैल्वेनोमीटर मैंने डिजाइन कर दिया उसके अंदर जी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज जी के अंदर क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर एक मैंने गैल्वेनोमीटर डिजाइन कर दिया तो उसके अंदर ये चीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इनका ठीक है। हाँ, अब पूछो पूछो। एरिया, ये कॉइल का एरिया, इफेक्टिव कॉइल हम करिए, इफेक्टिव एरिया नहीं लेते हम लोग, कॉइल का एरिया लेते हैं। कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन अभी एक चीज समझना, देखो ये इसीलिए रेडियल है हम लोगों ने, ये इसीलिए रेडियल है। एक्चुअली में होता क्या था, मान लो अगर आपकी ये इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, और ये कॉइल बीच में रखी हुई थी, इस वाली चीज का आंसर मैं देता हूं, सुन। हाँ सुन, अरे इस वाली चीज का आंसर बस यही समझ ले, ये एरिया था। अब अभी सही बोल रहे हो, जब हम इसको घुमाते हैं तो एरिया धीरे धीरे करके कम होने लगता है और अब जीरो हो जाता है एरिया। बात समझ में आती है? लेकिन वो कब है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ मैं भी वही बता रहा हूँ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी आती है, एकदम सीधी सीधी, तब आप इसको जब ऐसे रख देते हो तो इसका एरिया जीरो हो जाता है आपके अकॉर्डिंग। ये तो बोल रहे हो, अभी एरिया पूरा मैक्सिमम था तो एरिया चेंज हो रहा है इसका। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर ये बार बार घूम रहा है ना तो इसका क्या चेंज हो रहा है, इसका थीटा चेंज हो रहा है, ये तो बोल रहा हूँ। नहीं देख, डायरेक्शन जब चेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका एंगल चेंज होगा। देखो हर चीज में वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के पीछे दो रीजन होते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो और एक उसकी डायरेक्शन चेंज करो। तो इसके घुमाने से ना वो जो तुम्हारे बात करे वो तुम्हारे डायरेक्ट, हाँ बोलो। हाँ भाई, चेंज कब आ रहा है, जब करंट बढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ गया। लेकिन जब हमने इसको देखा, इस पूरे इसको देखा, तो इसके अंदर तो इसका एरिया अभी फिक्स है ना, ये एरिया थोड़ी ना बार बार कम ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते थे, डायरेक्शन चेंज होती थी, ये मालूम है। देख वो चीज तेरी बात सही है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो एरिया की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना यहाँ पे। और यहाँ पे ये एरिया वेक्टर नहीं लिखा हुआ, मैंने इसको क्या कर दिया, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता था, वो भी चीज समझ लो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता टॉप इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए वेक्टर, अगर मैं ऐसे लिखता तब मैं बोलता कि भैया ए चेंज हो रहा है, क्योंकि इस पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने टॉप इज इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा कर दिया है। और इस केस में ये भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है ना, यहाँ पे डायरेक्शन तो नहीं लिखी जाती ना ए में। ये वाली जो फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है, ये इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म होती है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो जो साइन थीटा है ना, वो जो थीटा है वो हर समय 90 है।
और इसी चीज पे ये है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। शायद मैंने 10th में हल्का सा बताया नहीं बताया, जनरेटर के अंदर, मोटर के अंदर और गैल्वेनोमीटर के अंदर हर जगह हम लोग जो रखते हैं कि गोल गोल रखते हैं। अगर मैंने 10th क्लास में तुम्हें शायद अगर मोटर दिखाई होगी तो उसके अंदर भी मैग्नेट ऐसे गोल घूमी होगी। हमेशा इसके अंदर मैग्नेट स्ट्रेट नहीं रखी थी, ऐसा बार मैग्नेट नहीं रखी थी, वो कर्व मैग्नेट होती है। और उसका रीजन क्या है, वो हमेशा 90 डिग्री पे रहती है। हमेशा 90 पे रहने का सेंस बस इतना ही रहता है कि साइन की 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और हम चाहते हैं मैक्सिमम टॉर्क लगे। हॉर्सशू मैग्नेट नहीं, हॉर्सशू मैग्नेट नहीं होती है। मैं कल को मोटर निकाल कर रखूंगा अपनी, मतलब मेरे लिए, हाँ वो मोटर दिखाऊंगा तो उसके अंदर आप देखो, तो मोटर को अगर आप देखोगे, अगर वो ऊपर से देखेंगे ना तो वो ऐसी होती है, मैग्नेट कहाँ लगे होते हैं इस टाइप से, ये ब्लैक 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 मैग्नेट होते हैं गोल गोल, और यहाँ पे उसकी कॉइल होती है। तो वो इसीलिए लगाते हैं जिससे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर समय क्या है इस टाइप से। और ये क्या करते हैं कि इसको 90 डिग्री पे रखते हैं हमेशा। इसका फायदा बस ये होता है कि इस वाली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एरिया और बी के बीच में, एरिया वेक्टर और बी के बीच में हमेशा 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द इक्विपमेंट्स लाइक मोटर, जनरेटर एंड द गैल्वेनोमीटर। तो उसका रीजन यही है बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद द एरिया वेक्टर। और 90 का फायदा क्या है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। और ये चीज समझना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, ये डायरेक्शन नहीं लिखते हम लोग, ये है वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे डायरेक्शन है, लेकिन NBA अगर ये लिख जाए तो हम लोग इसका फॉर्मूला ये ऐसे लिखा होता है अगर देखा जाएगा तो, ये तो वेक्टर है, लेकिन टॉर्क का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो B का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, तब तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखा जाता है ना। तो अभी हमने यही लिखा है BA sin थीटा, हमने इसकी स्केलर फॉर्म लिखी ये चीज, ये है, ठीक है। थीटा वाली चीज मैं कल को फिर बता दूंगा एक बार और, ठीक है। ये है आपका गैल्वेनोमीटर, कल को फिर से इस टॉपिक को मैं, ठीक है।